हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके करे विद मोहित में। दोस्तों आज है 5 तारीख और आज हम 5 तारीख के करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो देखने वाले हैं। उसके साथ में स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन रहता है वो भी देखने वाले हैं। और दोस्तों डेली में बताता हूँ आपको कि स्टैटिक जीके के साथ साथ ही हम लोग करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी को और प्लस दोस्तों एक आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए परीक्षा कैप्सूल के नाम से भी इसी के नीचे हम ऐड करते हैं, जिसमें हर डेली कोई ना कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं जिससे बनते हैं वो चीज़ दोस्तों हम लोग इसमें ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी कुछ चीज़ ऐड करवानी हो या कोई चीज़ पढ़नी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट दिन उसको ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो आज दोस्तों यही है कि आज के करंट अफेयर 5 तारीख का देखने वाले हैं और उससे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो स्ट्रेटजी के माध्यम से पूछे जाते हैं पेपरों में, तो वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको अन्य भी क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलते रहते हैं और टॉपिक वाइज भी पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, आज दोस्तों मैं आपको बायोलॉजी के कुछ पीडीएफ दूँगा, बायोलॉजी कुछ और क्वेश्चंस के जो पीडीएफ होंगे वो दूंगा दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स हैं, तो नोट्स के 2-3 पेज आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको पढ़कर देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ उससे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आजकल पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल जो है, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे बनाया गया दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? इसे डीआरडीओ के द्वारा। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं तो डीआरडीओ दोस्तों 1958, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इस समय इसके जो सचिव हैं, वो जो हेड हैं वो सुब्रत रक्षित हैं। इसरो की बात करते हैं तो इसरो के दोस्तों 1969 में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलुरु इसका क्या दोस्तों मुख्यालय। 1969 की बात करें तो 1969 में ही दोस्तों हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बार्क की बात कर लेते तो बार्क 1954, बार्क की बात कर लेते तो 1954 मुंबई में इसकी स्थापना 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, भेल की बात करें तो भेल के 1964 में है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्तों, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस आईआईटी ने लॉन्च की है? बताइए किस आईआईटी ने लॉन्च की कैंसर के लिए? देखिए जो कैंसर का इलाज अमेरिका में अन्य देशों में 5 करोड़ रुपए का होता था, वो यूपी का वो भारत में 40 से 50 लाख में ही हो जाएगा और बहुत ही सस्ते में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 करोड़ और 40 लाख में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो किस आईआईटी ने लॉन्च किया? तो आईआईटी दोस्तों बॉम्बे ने लॉन्च किया। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, जो इस समय राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उन्होंने किया। अब देखिए कैंसर के लिए जो भारतीय घरेलू जीन की थेरेपी है वो आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च की है। और आईआईटी के बारे में देख लेते हैं तो यूपी सरकार ने दोस्तों आईआईटी रुड़की के साथ जो है समझौता किया। किसके लिए? कि बेहतर आपदा प्रबंधन बन सके यूपी में बेहतर आपदा प्रबंधन का निर्माण किया जा सके, उसके लिए यूपी सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ जो है वो समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी ने स्वस्थ परियोजना लॉन्च की है। आईआईटी गुवाहाटी ने स्वस्थ परियोजना लॉन्च की है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वस्थ परियोजना किसने लॉन्च की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ में दोस्तों क्या है समझौता किया है नवाचार विकसित के लिए। नवाचार को विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ में भारतीय नौसेना ने समझौता किया। ठीक है, तो ये आपके आईआईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। कैंसर के लिए जो घरेलू जीन है तो किसने बनाई है? तो आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है। किसने बनाई है? आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल भूमिका को चुनौती दी है? यानी कि जो राज्यपाल है तो राज्यपाल का जो मतभेद है, राज्य सरकार और राज्यपाल के मतभेद में जो कहाँ पर है जो अभी मतभेद हो गया, क्योंकि कानून निर्माण प्रक्रिया में क्या होता है कि जो राज्य की जो विधानमंडल है कानून बनाती है और वो राज्यपाल उसको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कानून जो राज्य में जो सरकार है वो दूसरी सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो दूसरी है। केंद्र की सरकार से क्या लेना देना है? क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ मतभेद होते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, तो राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है तो उसका राज्यपाल क्या करता है? उसको लंबे समय तक उसको अपने पास रख लेता है या तो फिर उसको वापस कर देता है। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी कहाँ आ गई है? तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों केरल में। कहाँ पर? अभी केरल में ये प्रॉब्लम भी केरल में आ गई। राज्य सरकार ने कानून का निर्माण किया था जिसमें राज्यपाल ने क्या है कि उसमें प्रॉब्लम कर दी है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के आर्टिकल 153 में लिखा है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। राज्यपालों की कोई दोस्तों मैं बता दूं आपकी राज्यपाल की
ठीक है। राज्यपाल की दोस्तों क्या है कि राज्यपाल की कोई भी जो पूछा जाए कि राज्यपाल के कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल का कोई फिक्स नहीं है। राज्यपाल जो राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 161 की बात करते हैं तो इसमें क्षमादान की शक्ति दी है, क्षमादान की शक्ति दी है। और अनुच्छेद 200 की बात करते हैं तो 200 में ही दोस्तों जो प्रॉब्लम चली ना, आर्टिकल 200 के अंतर्गत ही चलेगी, क्योंकि विधेयकों में अनुमति राज्यपाल की और विधेयकों में अनुमति जरूरी है। ठीक है। केरल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके जो इस समय के जो दोस्तों प्रधानमंत्री वो क्या बोलते सॉरी दोस्तों सीएम है जो पिनाराई विजयन है, और इसके आरिफ मोहम्मद खान इसके इस समय की गवर्नर हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो कथकली और मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो कथकली और मोहिनीअट्टम इसके शास्त्रीय नृत्य हैं। अन्न की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है केरल के संबंध में, तो वो पड़यानी नृत्य पूछा जा सकता है आपसे, सबरीमाला मंदिर पूछा जाता है, मकर विलक्कू त्यौहार पूछा जाता है कि कहाँ मनाया जाता है, और शांत वैली जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, और मन्नार हिल स्टेशन आपसे पूछा जाता है। ये केरल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे एसएससी या कोई भी एग्जाम बार बार पूछती है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कई बार पूछे जा चुके हैं, पड़यानी नृत्य, सबरीमाला मंदिर, मकर विलक्कू त्यौहार, शांत वैली और मन्नार हिल स्टेशन कई बार पूछे जा चुके हैं पेपर में। ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर ही है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, यानी कि नाटो का भी 4 अप्रैल को स्थापना दिवस का है। कौन सा स्थापना दिवस हो गया? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में। तो 4 अप्रैल के दिन अभी उसका 75 साल हो गए, नाटो के 75 साल हो गए। नाटो की स्थापना क्यों की गई थी? तो नाटो की स्थापना दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद 2 गुटों में देश पूरा विश्व बट गया था, तो उसके लिए ये हुआ था कि नाटो ने स्थापना की थी, ताकि जो कुछ नाटो के अंदर जो देश होते हैं तो उन देशों में से अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता तो यानी ये माना जाता है कि पूरे नाटो के ऊपर हमला हुआ। जैसे नाटो में अभी फिलहाल में 33 देश हैं, 33वां कौन सा बना है? 33वां स्वीडन बना। अब मान लीजिए स्वीडन पर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि पूरे के पूरे नाटो में जितने 33 देश है सबके ऊपर एक हमला हुआ है, तो पूरा मतलब उस प्रकार से इसको लिया जाता है। ठीक है। तो नाटो का अपना कौन सा स्थापना दिवस बना है? 75। इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स में इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके हेड की बात करते हैं तो हेड इस समय स्टॉलनबर्ग है। इसके हेड इस समय कौन है? स्टॉलनबर्ग है। नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? बताइए। हाल ही में विद्या रानी देवी, अब ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखिए कि विद्या रानी देवी हैं जो भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों जीता है कांस्य पदक। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य पदक। इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1920-21 के बीच में वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितने % बढ़ोतरी हुई है? यानी कि एक लेसेंट नाम की पत्रिका है जो द लेसेंट करके पत्रिका वो जारी करती है, तो उन्होंने बताया कि 1990 से 2021 के बीच में वैश्विक जीवन प्रत्याशा पूरे वर्ल्ड की कितनी बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे वर्ल्ड की 6.2 वर्ष बढ़ी है। ठीक है। 6.2 वर्ष बढ़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जारी कौन करता है तो द लेसेंट जारी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन जारी करता है, वो भारत में कौन नहीं, भारत की कितनी बताएगी? तो भारत की बताएगी 7.8%। ठीक है। 7.8% भारत की बताई गई है, और 7.8 वर्ष मतलब बढ़ोतरी हुई है एक औसतन। सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा भूटान में बढ़ोतरी हुई 13.6%, 13.6 वर्ष। ठीक है। 13.6 वर्ष बढ़ोतरी हुई है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आपको याद रखनी है और वर्ल्ड की याद रखनी है, और इसके जो जारी करता है वो द लेसेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में स्कोर्स 2.0 किसने लॉन्च किया? यानी इससे पहले स्कोर्स चल रहा था, स्कोर्स पहले इससे पहले चल रहा था, अब इसको 2.0 किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर बताइए किसका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेबी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेबी हो जाएगा। अब सेबी ने क्यों लॉन्च किया? तो सेबी ने इसलिए लॉन्च किया कि सेबी में जो निवेशक है ना, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को 21 दिन के अंदर अंदर सॉल्व करने की सांत्वना दिया गया। ये कहा गया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उनको 21 दिनों के अंदर अंदर निवारण कर दिया जाएगा। ठीक है। इसलिए इसको स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया। सेबी की बात करें अगर, तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका एक्ट जो आया था 1992। अब देखिए, कभी आप सोचे कि एक्ट तो 1992 में आया और सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी। तो एक्ट इसीलिए लाया गया था कि इसको एक दोस्तों लीगल बॉडी बनाया जा सके, सेबी को एक लीगल बॉडी बनाया जा सके। तो इस लीगल बॉडी बनाने के लिए सेबी को एक्ट 1992 में लाया गया था, वरना सेबी की स्थापना तो उससे बहुत पहले ही हो चुकी थी। ठीक है।
इसके जो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस समय इसके जो हेड हैं वो माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच है जो पहली महिला हैं इसके सेबी की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच है। अगर इसमें ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, एक्ट 1934 में आया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई की बात करते हैं तो 1955 और मुंबई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इनकी चीज़ें रिवीजन होता रहेगा और आप इनको, अगर आपको नहीं आता तो आप इनको लिख लीजिए, याद करिए, अगर आपको आ रहा तो आप रिवीजन करिए, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन के रूप में चुना है। वैसे तो निर्वाचन आयोग ने इन सभी को आइकन बनाया था, चुनाव आयोग ने सभी को आइकन बनाया हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर को भी 2023 को बनाया गया, तो 2024 को भी सचिन तेंदुलकर को ही बनाया गया, राजकुमार राव को भी बनाया गया था, आयुष्मान खुराना को और पंकज त्रिपाठी को भी, सबको बनाया जा चुका है। लेकिन अगर यूथ आइकन की बात करें तो यूथ आइकन सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। किसको बनाया गया? आयुष्मान खुराना को। निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं, तो निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, आर्टिकल दोस्तों क्या है 324 से 329 तक। 324 इंपॉर्टेंट है कि जो निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग है किसमें है, तो 324 में है, ठीक है। 1+2 मेंबर होते हैं इसमें, यानी कि एक मेंबर जो मुख्य होता है और 2 उसके सहायता वाले होते हैं, ठीक है। और निर्वाचन आयोग का जो ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के मामले में देख लेते हैं, तो हाल ही में जो ई विजिल ऐप और सक्षम ऐप दोनों लॉन्च किए। तो ई विजिल ऐप का मतलब क्या? ई विजिल ऐप का मतलब है कि अगर आपके यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो आप इसमें उसकी शिकायत करा सकते हैं। और सक्षम ऐप का मतलब है कि आपके जो भी 85% या 85 साल के या 40% से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में, मतलब PWBD यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो उनको घर बैठे ही, इसका दोस्तों क्या है कि घर बैठे ही वो चुनाव वोट डाल सकते हैं, ठीक है। ये है इसका ई विजिल ऐप और सक्षम ऐप दोनों का मतलब मोटो। यूथ आइकन की बात करते हैं तो यूथ आइकन चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना को बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमानित विकास दर क्या है। यानी कि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि भारत के लिए जो अर्थव्यवस्था की है विकास दर कितनी रहेगी। तो कितनी रहेगी दोस्तों? 7.5%, 7.5% विकास दर रहने वाली है भारत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड बैंक द्वारा ये पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा कितनी है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा 7.5% है, ठीक है। ये बन जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है और ये जो है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो मैं दोस्तों आपको परीक्षा बिंदु बताता हूँ, ये कई बार पूछा जा चुका पेपर में, और क्वेश्चन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं केवल मैं वही लेकर के आता हूँ। और दोस्तों ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और जो पढ़ा जाए वो भी बेहतरीन हो, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग परीक्षा बिंदु की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा बिंदु में, परीक्षा कैप्सूल में कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के पुराने नाम है, ये बहुत बार पूछा जाता है। परीक्षा कैप्सूल में इंपॉर्टेंट नदियों के पुराने नाम बहुत बार पूछा जाता है कि पुराने नाम और नए नाम में। तो पुराने नाम की बात करते हैं तो अगर कुंभा की बात करें तो कुर्रम, कुंभा की नया नाम क्या है? कुर्रम है दोस्तों, कुंभा के नया नाम क्या है? कुर्रम है। और अगर हम लोग बात करते हैं, कुंभा का नया नाम कुर्रम है। और अगर हम लोग बात करते हैं विस्तृता, विस्तृता की बात कर लेते तो विस्तृता नदी का नाम है झेलम। झेलम इस समय जो नया नाम है उसको विस्तृता नदी बोलते हैं। अश्किनी किसको बोलते हैं? अश्किनी चेनाब को बोलते हैं। अश्किनी किसको बोलते हैं? चेनाब को। परुशनी किसको बोलते हैं? तो परुशनी रावी नदी को बोलते हैं। परुशनी किसको बोलते हैं? रावी नदी को। सतुद्री किसको बोलते हैं? सतुद्री बोलते हैं सतलज नदी को। किसको बोलते हैं दोस्तों? सतलज नदी को। बिपाशा की बात कर लेते हैं तो बिपाशा इस समय जो ब्यास नदी है इसको बिपाशा नदी बोलते हैं। सदानीरा की बात कर लेते हैं तो सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं। और द्रासदवती दोस्तों किसको बोलते हैं? घग्गर नदी को। द्रासदवती किसको बोलते हैं? घग्गर नदी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम है जो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि इस नदी का पुराना नाम क्या था या इस नदी का नया नाम क्या है, ठीक है। आपसे दे दिया जाएगा परुशनी नदी का नया नाम क्या है, तो आपको रावी नदी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। और कई बार ये हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोस्तों जो हमारा वैदिक काल है उससे संबंधित है, तो वैदिक काल से इस समय क्वेश्चन भर के आ रहे हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय